स्टूडेंट, कैसे हैं भाई। पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों की चल रही है अच्छे से। एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही होगी। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है हमारा ADEO। जो पुराना वीडियो है वो सिलेबस से संबंधित मैंने डाल के रखा है। सिलेबस ADEO का जो पुराना जो पेपर था 2017 में जो पेपर आया हुआ था, कैसा था, किसने कितने नंबर उसमें कवर करेंगे, कितने खंड उसके बने हुए हैं। 5 खंडों में ये पेपर होना है, प्रत्येक खंड 30-30 नंबर के हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का है। तो जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है वो एक बार सिलेबस जरूर देखें। सिलेबस जब आप देखोगे तो आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। एक बुक इसमें नहीं है कि एक बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे PSC वगैरह में जो होता है कि एक बुक पढ़े और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मटेरियल मिल जाता है। यहाँ आपको मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग आपकी बहुत मदद इसमें करेंगे। हमारे पास जितने मटेरियल है, हमारी रिसर्च टीम जो है वो पूरा मटेरियल तैयार करेगी और हम आपके सामने उसको लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि हमारा बात हुआ कि ADEO की क्लासेस हम चालू करने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था, इसमें हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सारा चीज कवर हो जाए। पंचायती राज व्यवस्था से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत कैसे बनेंगे, पंचायतों के क्या कार्य होगा, किस नियम के आधार पे पंचायत बनेगा। ठीक है, हमको पंचायत करना नहीं है, हमको पंचायत के बारे में पढ़ना है। होता है ना, कई लोग 5-6 लोग एक साथ मिल जाते हैं तो बोलते हैं भाई पंचायत मत करो। ठीक है, तो आप पंचायत नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो अलग चीज़ होता है, पंचायत अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो आप तैयार रहें, पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पंचायत, ये शब्द कहाँ से आया। राज व्यवस्था के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, सबको पता है, आप सब समझदार हैं, सब राज व्यवस्था जानते हैं। पंचायत शब्द कहाँ से आया, तो पंचायत शब्द आया है पंचायतन, संस्कृत में। पंचायतन का मतलब होता है 5 व्यक्तियों का समूह। जहां पे 5 व्यक्ति, पहले जमाने की बात कर रहा हूं, 5 व्यक्तियों का एक समूह होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पंचायत बोलते थे या पंचायतन बोला जाता था। और वही पंचायतन से हमारा एक शब्द आया है पंचायत। अब ये 5 व्यक्तियों का जो समूह होता था, देखिए पहले का सिस्टम जो हुआ करता था बहुत मजबूत सिस्टम हुआ करता था। पहले अनुभवी लोगों को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, है ना। अभी तो लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र से पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, वैदिक युग था, राजाओं का जब युग था, तो उस समय जो व्यवस्था थी वहां भी हम लोगों को इस टाइप की कोई व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत जगहों पे ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। इतिहास जब भी मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक काल में क्या था, जो गुप्तोत्तर काल में क्या था, गुप्त काल में क्या था, ये सारी व्यवस्था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो 5 व्यक्ति हुआ करते थे, ये 5 अनुभवी व्यक्ति होते थे। अपने अपने क्षेत्रों में, कुछ कुछ विशिष्ट क्षेत्र में ये अनुभवी व्यक्ति होते थे। मतलब आप मान के चलिए कि ये थोड़े से जो भी विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे ज्ञान के क्षेत्र में कोई अनुभवी व्यक्ति है, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई अनुभवी व्यक्ति है ना, या कोई वैद्य हो गया है, या कोई टीचर हो गया, कोई शिक्षक हो गया, कोई गुरु हो गया, इस टाइप के जो अनुभवी व्यक्ति होते थे। और इन अनुभवी व्यक्तियों में से एक धर्म का ज्ञाता व्यक्ति जरूर होता था, जो धर्म के बारे में जानता हो। एक संस्कृत में श्लोक है, मैं श्लोक आपको नहीं बताऊंगा, श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि श्लोक मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, तो श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूं कि सभा वह है जहां वृद्ध होते हैं, या इसका एक अर्थ ये भी है कि सभा वह नहीं है जहां पे वृद्ध नहीं होते हैं। वृद्ध वो नहीं है जो सत्य की बात नहीं करता है, और सत्य वो नहीं है जो धर्म की बात नहीं करता है। ठीक है, तो कुल मिला के एक धर्म का ज्ञाता व्यक्ति होता था। जो प्राचीन व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं, जो पंचायतन जो व्यवस्था देखी जाती है, उसमें एक धर्म का व्यक्ति होना जरूरी हुआ करता था, क्योंकि वही धार्मिक बातें किया करता था। धर्म के संबंधित नैतिकता और अनैतिकता की जो बातें होती थी, ठीक है, उससे कि जो फैसले हुआ करते थे, जो कबीलाओं का एक समूह हुआ करता था, वहां पे धर्म की बातें, क्योंकि धर्म का एक अपना विशेष महत्व था और आज भी भारत में धर्म का अपना एक विशेष महत्व है। ठीक, तो बाद में धीरे धीरे हुआ ये कि इसका लोप हो गया।
धार्मिक व्यक्ति। बाद में जब धीरे 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 विकास होते गया तो ये धार्मिक व्यक्ति का लोप होते गया, लेकिन जो ग्रुप रहता था वहां पे अनुभवी लोगों को प्राथमिकता हमेशा दी जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये आवश्यकता की बात हो रही है। ये तो बात होगी कि भाई पंचायत होता क्या चीज़ है। लोगों का एक समूह होता है जो कुछ फैसले करते हैं, जो स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, स्थानीय लोगों के उद्देश्य के लिए कुछ फैसले किया करते थे। ठीक है, जब तक स्थानीय लोगों का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक किसी भी भौगोलिक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और ये बात अभी वर्तमान की नहीं है, ये बात है प्राचीन इतिहास की। मैं बात कर रहा हूँ वैदिक काल की। उस समय भी लोग ये जानते थे कि जब तक हम अपने स्थानीय लोगों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तब तक किसी भी एक भौगोलिक समूह का विकास नहीं हो सकता। उस समय राष्ट्र की शायद परिभाषा नहीं थी, तो मैं बता रहा हूं एक भौगोलिक समूह का विकास हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता थी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति। ये पंचायत की जो आवश्यकता इतिहास में जो था, संविधान के पहले जो था, वो था स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति। और स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको कहा गया स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो आप ये जान लो कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। जो पंचायती राज बनाया गया है वो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो इतिहास में भी स्थानीय स्वशासन हुआ करता था और उस स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए ये पंचायत की व्यवस्था वहां पर की गई थी, है ना। वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो वर्तमान समय में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आवश्यकता पंचायत की क्यों आवश्यकता है। पंचायत की आवश्यकता जो ऐतिहासिक समय में था वो ये था कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है ना। और जो वर्तमान समय में हम जो प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं उसमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। और जब तक हमारा स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं होगा पंचायत बनेगा, पंचायत बनने से स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति होगी, स्थानीय स्वशासन होगा, स्थानीय स्वशासन होने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी की एक बात याद आती है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र वह नहीं है कि केंद्र राज्य पर नियंत्रण करे या केंद्र राज्य पर राज करे। लोकतंत्र वह है जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी शामिल हो। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक हम निचले क्रम की किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं करेंगे तब तक किसी राष्ट्र का विकास नहीं होगा, तब तक किसी देश का विकास नहीं होगा। काफी दूरदर्शी व्यक्ति थे, काफी अनुभवी व्यक्ति थे, है ना। उनकी बहुत सारी जो चीजें थी वो गांव के विकास को लेके, उनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वो गांव के विकास को लेके थे। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में जब आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे रहे हैं जो ग्रामीण व्यवस्था को उभारने के लिए रहे हैं। जैसे कुटीर उद्योग, आज जो हम लोग उद्योग की श्रेणी देखते हैं, है ना, बड़े शहरों के जो उद्योग होते थे वो अलग, कुटीर उद्योग की जो श्रेणी होती है, जो ग्रामीण उद्योग की जो श्रेणी होती है, तो ये कुटीर उद्योग की जो बात हुई थी वो महात्मा गांधी ने पहले ही बता दिया था। गांधी योजना जब आप पढ़ेंगे तो गांधी योजना में इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। खैर, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, पंचायत नहीं बनाते, पंचायत कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भैया ये है कि स्थानीय स्वशासन। हाँ, अब ये स्थानीय स्वशासन, कई लोगों को डाउट होता है कि स्थानीय स्वशासन किसे बोलते हैं। स्थानीय स्वशासन होता है स्थानीय लोगों का अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया शासन। संविधान के पहले की जब बात करूं तो संविधान के पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं, राजतांत्रिक व्यवस्था थी। तो ग्रामीण लोग मिल बैठ के अपना एक सभा समिति बना लिया करते थे। ग्रामीण जो थे वो अनुभवी व्यक्तियों का समूह चुन लिया करते थे और अनुभवी व्यक्ति जो थे वो उसके हिसाब से गांव की वृद्धि के लिए, गांव की प्रगति के लिए कार्य करते थे, है ना। तो ये एक व्यवस्था वहां बनी हुई थी। लोकतंत्र के बाद में हम देखेंगे तो अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया आ गई है। 73वें संविधान संशोधन की जब मैं बात बताऊंगा तो 73वें संविधान संशोधन के बाद में फिर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, इसकी एक पूरी विस्तृत रूपरेखा आ गई है।
प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, है ना, और ये गांव के विकास के लिए काम करेंगे। आदर्शवादी तथ्य यही है। बाकी राजनीतिक चीज़ें आप सब समझदार हैं कैसे काम करती है राजनीतिक चीज़ें, पर आदर्शवादी विचार वही है। और संविधान में जो संवैधानिक संशोधन किया गया था उसके पीछे भी कारण यही था कि स्थानीय स्वशासन का विकास होना चाहिए। देखिए, जो राष्ट्र है, राष्ट्र का निर्माण होता है राज्य से, राज्य का निर्माण होता है जिले से, जिले का निर्माण होता है उसके जो अंदर ब्लॉक है, तहसील है, उससे, और उनका निर्माण होता है गांव से। तो कुल मिला के मैं ये कहूं कि गांव का विकास ही राष्ट्र का विकास है, तो ये बिल्कुल अपने आप में गलत बात नहीं है। हम राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे? हम राष्ट्र का विकास तभी करेंगे जब हमारे गांव का विकास होगा। प्रत्येक गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं होगा, है ना। तो गांव का विकास बहुत जरूरी है। गांव का विकास होगा, गांव से ब्लॉक बनेंगे, ब्लॉक का विकास होगा, ब्लॉक से जिले बनेंगे, जिले का विकास होगा, जिले से राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, और राज्य से हमारा राष्ट्र का विकास होगा। कहने का मतलब ये कि जब तक हम इस निचली व्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे, देखिए गांधी जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, जब तक हम इस निचली व्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकते हैं तब तक हमारे राष्ट्र का विकास, ये पूर्ण व्यवस्था जो है अपने आप में विकसित नहीं होगी। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की परिभाषा मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। स्थानीय लोगों के द्वारा खुद से किया गया शासन वो कहलाता है स्थानीय स्वशासन। आवश्यकता क्यों थी? इतिहास के पहले, संविधान के पहले स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति इसकी आवश्यकता थी, और संविधान बनने के बाद में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है। तो खास तौर पे स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, देखिए कई लोगों को स्थानीय स्वशासन जो हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पे देखते हैं, गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग, क्योंकि हम सब गांव में रहते हैं, शहर में भी हैं लेकिन गांव के साथ तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, शहरीकरण की जो परिस्थितियां आई है वो तो बहुत बाद में आई है। कुल मिला के तो हम सब ग्रामीण परिवेश में है। आज भी हमारी जो संस्कृति है वो गांव की संस्कृति है, गांव की संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं। तो जब हम गांव को देखते हैं तो गांव को देखने पे हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। जो ग्राम पंचायत के कार्य है वो भी हमको समझ में आता है। तो आप बहुत सारी चीजें तो आप प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर भी बता सकते हैं, पर इसका जो ग्राम पंचायत बनाने का जो मूल उद्देश्य रहा वो उद्देश्य रहा है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, कई लोग उल्टे पुल्टे ऑप्शन लगा के आते हैं, भाई ग्राम पंचायत का कार्य है सिंचाई करवाना, ग्राम पंचायत का कार्य है ये करवाना, वो भी कार्य है। ग्राम पंचायत का पूरा एक कार्य है। आप समझ के चलो कि गांव का एक ग्राम पंचायत और उस ग्राम पंचायत का सरपंच अपने आप में उतने गांव के समूहों का एक प्रधानमंत्री है। उसका निर्णय काफी महत्व रखता है गांव के विकास के लिए। ठीक है, अच्छा सरपंच हो तो। आजकल तो आप लोग खैर समझदार हैं, चीज़ें आप लोग सब समझ जाते हैं, है ना। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इतने डिस्कशन में, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो महत्वपूर्ण चीज़ है पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाया गया? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन क्यों लाया गया? लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, है ना। पंचायतन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मान लो क्वेश्चन आ गया तो आप बता सकते हो कि पंचायतन का मतलब होता है 5 लोगों का समूह, और ये 5 लोग जो होंगे वो अपने क्षेत्र के विशिष्ट होंगे। ठीक, तो ये तो रही हमारी परिभाषा। अब देखते हैं कि ये जो स्थानीय स्वशासन रहा, मैं पंचायत की बात नहीं करूं, पंचायत एक शब्द है जो स्थानीय स्वशासन को रिप्रेजेंट करता है, स्थानीय स्वशासन को व्यक्त करता है ना। हमारा जो मेन आज का जो क्लास है वो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित, कि स्थानीय स्वशासन किस तरीके से विकसित होता गया। इतिहास से हम चलते जाएंगे और वर्तमान समय तक आएंगे कि आज स्थानीय स्वशासन कैसा है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास। इतिहास को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास 3 स्तरों पे ऐसा पढ़ाया जाता है कि प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, है ना, फिर
मौर्य काल, फिर गुप्त काल, फिर इस तरीके से ये गुप्तोत्तर काल ये चलता है। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाता। प्राचीन इतिहास में हम बात करते हैं वैदिक काल में, जब वेदों का निर्माण हुआ। वैदिक काल वह काल है जब वेद बने। ठीक, तो वैदिक काल, मैं दोनों काल को मिला के बता रहा हूं आपको। वैदिक काल मतलब ऐसा, इतिहास में तो खैर वैदिक काल को हम लोग अलग अलग लेते हैं, है ना, बाद का वैदिक, उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल, वो नहीं। मैं वैदिक काल मतलब पूरा एक मिला के, जहाँ 4 वेद बने, उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल दोनों को मिला के। ठीक है, तो वैदिक काल में हमको स्थानीय स्वशासन पे 2 चीजें दिखाई देती है, सभा और समिति। ये जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में सभा और समिति, वैसे तो होती 3 चीज थी, सभा समिति विदत, ये 3 होता था, पर मुख्य रूप से सभा और समिति का वर्णन मिलता है। सभा और समिति में से जो सभा था ये स्थानीय स्वशासन को रिप्रेजेंट करता था। सभा का काम ग्राम के स्तर पर हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभा और समिति में से स्थानीय स्वशासन को कौन प्रतिनिधित्व देता था, अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात है, क्योंकि सभा के जो विचार होते थे वो समिति के पास जाते थे, और समिति का जो विचार होता था वो फिर केंद्र स्तर पर किसी राजा के पास या कबीले का जो अधिकारी होता था, क्योंकि वहां पे राज व्यवस्था उतनी ज्यादा थी नहीं, तो कबीले के जो मुखिया होते थे, है ना, 2-4 कबीलों के मुखियाओं के बीच में वो सब चीजें जाया करती थी। तो सभा ग्राम से संबंधित हुआ करता था, सभा के जो निर्णय हुआ करते थे वो समिति के पास रखे जाते थे, समिति के निर्णय फिर केंद्र के पास। केंद्र का मतलब होता है कि जो प्रमुख होता था, केंद्र ना बोल के, हाँ, गांव का एक जो केंद्र होता था, गांव के समूह का केंद्र होता था, कबीले के जो सरदार हुआ करते थे उनके पास वो चीजें जाया करती थी। ठीक, ये हो गई वैदिक काल की बात। तो वैदिक काल में भी हमको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में सिर्फ कबीले वाले थे, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि वैदिक काल में कबीले वाले थे, बढ़िया मस्त घूमते रहते थे, कबीलेवासी थे, इधर उधर घूमते थे, विचरण करते थे, उनका कोई समूह नहीं रहा होगा, ऐसा वैसा नहीं। कबीलेवासी थे और बहुत अच्छे से थे, सारी व्यवस्थाएं उनकी बनी हुई थी, जो उनके आजीविका के साधन थे वो भी अलग साधन हुआ करते थे, वो सब आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। पर उनमें भी स्थानीय स्वशासन मिलता था। आप लोग जैसे कोई फिल्म, कई सारी फिल्में होती हैं इस तरीके की दिखाई जाती, तो उनमें भी एक स्थानीय स्वशासन आपको देखने को मिलेगा। यदि हम रामायण काल की बात करते हैं तो रामायण काल में भी स्थानीय स्वशासन मिलता है, और गांव को 2 भाग में बांटा गया रामायण काल में, एक है घोष और एक है ग्राम। फिर महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में भी स्थानीय स्वशासन की व्याख्या मिलती है, क्योंकि देखो वैदिक काल में यदि स्थानीय स्वशासन मिला तो वैदिक काल के बाद के जितने काल रहे जो वेदों पे डिपेंडेंट रहे उनमें सब में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि रामायण काल ये भी वैदिक काल से डिपेंडेंट रहा, महाभारत काल ये भी वैदिक काल से डिपेंडेंट रहा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी आपको स्थानीय प्रशासन मिलेगा। थोड़ा आगे चलें, मौर्य काल की हम बात करें, मौर्य काल में भी हमको स्थानीय प्रशासन मिलेगा। गुप्त काल की हम बात करें, गुप्त काल में भी हमको स्थानीय प्रशासन मिलेगा। गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, तो हर जगह पे हमको स्थानीय स्वशासन मिलता है। इसका मतलब यह है कि प्राचीन इतिहास में स्थानीय स्वशासन दिखाई देता है। याद रखना, प्राचीन इतिहास में जितने भी हमारे स्मारक रहे हैं या जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं उनसे ये बात स्पष्ट है होता है कि वहाँ स्थानीय प्रशासन मिलता है। ठीक, अब हम आते हैं मध्यकाल की बात करें। मध्यकाल की हम बात करें, मध्य भारत, है ना। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन का थोड़ा सा विघटन हुआ जरूर, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी वो पुरानी व्यवस्था एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहीं भी आप यदि परिवर्तन की बात करें या आप कोई भी परिवर्तन लेंगे तो परिवर्तन में एकदम अचानक से कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। तो मध्यकाल में हमको एक चीज जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि जो राजा थे
या मध्यकाल में जो शासक रहे हैं वो शासक बाहर से आए हैं। तो बाहर से आए हुए शासक जो थे उन्होंने यहाँ परिवर्तन किया जरूर, और इसकी वजह से मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन का विघटन दिखाई देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन का विघटन हुआ। ठीक है, ये कूट वाले मान लो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हो सकता है ये आ जाए। ठीक, अब दूसरी चीज, मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन ऐसा तो नहीं है कि पूरा खत्म हो गया, विघटन हुआ। विघटन ऐसा हुआ कि मध्यकाल में जो हम ग्राम देखते थे, ग्रामों का समूह दिखा करते थे, वो ग्रामों का समूह अब खत्म हो गया। अब ग्रामों के समूह को प्रांतों में बांट दिया गया। अब प्रांतों में बांटा गया जिसको बोला गया विलायत। गांव के समूह को प्रांतों में बांटा गया, और प्रांतों में बांटा गया तो इसको बोलते हैं हम लोग विलायत। ठीक है, विलायत में एक होता था मुकरदम, एक होता था कोटवार, और एक होता था चौधरी। ये तीन नामों का वर्णन हमको मिलता है जो प्रांत से थे। ठीक, इसमें जो मुकरदम हुआ करता था, मुकरदम प्रशासनिक कार्य देखा करता था, प्रशासन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता था जो मुकरदम होता था प्रांतों का। कोटवार जो होता था, कोटवार का काम होता था राजस्व संग्रह, ये। और चौधरी जो होता था ये विवाद के समाधान के लिए मिलता है। देखिए इसमें से ये नाम ऐसा है जो आपको आईना अकबरी में भी मिलेगा। ये जो कोटवार है, कोटवार का नाम आपको आईना अकबरी में भी दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कोटवार है, आईना अकबरी में भी कोटवार हमको दिखाई देता है, या कोटवार के नाम का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, इसमें एक चीज जो मैं आपको बता दूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्राचीन काल में यदि हम व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन काल में गांव हुआ करता था और उसका मुखिया। तो जो गांव हुआ करता था, ऐसा नहीं होता था कि एक एक गांव है, गांव का एक समूह। जैसे आज की जो हम व्यवस्था देखते हैं, ठीक वैसी ही व्यवस्था हमको प्राचीन काल में भी दिखाई देती है। जैसे आज की व्यवस्था है जिला, जिले के अंदर कई ब्लॉक का एक यूनिट हो गया जिला, है ना, जिले के अंदर ब्लॉक, एक ब्लॉक में इतने सारे गांव हुआ करते। तो वैसी एक गांव का मुखिया कहलाता था हमारा ग्रामिक। 10 गांव का मुखिया कहलाता था हमारा दशक। 20 गांव का मुखिया कहलाता था हमारा विशपति। विश मतलब 20, याद रखना, विशपति, है ना, विशपति मतलब जहर देने वाला पति नहीं भाई, विशपति मतलब 20 लोगों का, जो 20 लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 100 लोगों का है सतपाल, और 1000 लोगों का है सहस्त्रपति। ये नाम थोड़ा सा आप याद रखना। सतपाल जो था उसको हम लोग सतग्राम भी बोलते हैं, और इसको सहस्त्र ग्रामपति भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है। ठीक, तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक ग्राम का मुखिया क्या होता था हमारा, ग्रामिक। ग्रामिक का जो मुख्य कार्य बताया गया था वो कर संचय बताया गया था। तो ग्रामिक का जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो कार्य हुआ करता था कर संचय का। कहीं कहीं पे इसका वर्णन मिलता है। 10 इसको बोलते हैं दशक, 20 इसको बोलते हैं विशपति, 100 सतपाल या सतग्राम, 1000 को सहस्त्रपति या सहस्त्र ग्रामपति। दूसरी चीज जो मैं पहले भूल गया था, अभी बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया कि सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, या 2 आंखें। प्रजापति का मतलब जो एक तरीके का जो कबीले का सरदार हुआ करता था ना, बहुत सारे कबीले हैं, 8-10 कबीले हैं, उसका सरदार हो गए तो वो प्रजापति, या एक राजा जैसी चीज, या प्रधानमंत्री, जो भी आप समझना चाहें। तो उसकी 2 सुंदर पुत्री या उसकी 2 सुंदर आंखें, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूं कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मध्यकाल। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल, देखिए जब यूरोपीय आए
तो इतिहास में पढ़ेंगे, यूरोपीय आए तो यूरोपीय कंपनियों का गठन हुआ, फिर यूरोपीय कंपनी जो थे उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करने के बाद उनमें लड़ाइयाँ हुई तो फिर ब्रिटिशर्स आगे आ गए, और ब्रिटिशर्स आगे आ गए तो पहले तो उनका काम व्यापार था, बाद में उन्होंने पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था अपने अंदर ले लिया। तो अब इस प्रशासनिक व्यवस्था में भी देखेंगे तो ब्रिटिश काल में भी हमको कहीं कहीं पर विघटन दिखाई देता है। बाद में थोड़ा सा परिवर्तन आया जरूर। ब्रिटिश काल जब आया तो ब्रिटिश काल में कहीं कहीं पर शुरुआत में ब्रिटिशों ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि ब्रिटिशों ने जो भारतीय थे उनके धर्मों से खिलवाड़ नहीं किया। उनकी जो प्राचीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया। हाँ, उन्होंने शोषण किया, और इस शोषण के क्रम में एक जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ। हालांकि ये जमींदारी व्यवस्था का विकास पहले भी हो चुका था, मध्यकाल में हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश काल में ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, अब ये जमींदार जो थे, ब्रिटिशर्स के बाद में जमींदार अपने आप को मुखिया समझने लगे थे, है ना, क्योंकि उनका सीधा संबंध कंपनी के साथ था, कंपनी का उन पे प्रेशर रहता था, और इनका प्रेशर जो सीधा रहता था वो गांव के साथ रहता था, लगान लेने का। तो ये जो ग्रामीण व्यवस्था थी ये पूरी तरीके से हो गई खत्म, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। प्रेशर देने से देखिए ग्रामीण व्यवस्था जो थी वो कृषि प्रधान व्यवस्था थी। आज के समय में तो हम ये देखते हैं कि आपके पास 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, यदि इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो। लेकिन पहले जमाने में सिर्फ एक ही क्षेत्र हुआ करता था, ये जो बाकी के जो 2 क्षेत्र थे वो तो थे नहीं। कृषि प्रधान था, भारत कृषि प्रधान देश पहले भी था और अभी भी है। हाँ, स्वरूप बदल चुका है। पहले कृषि प्रधान देश था, तो कृषि प्रधान देश था, तो भारत की यदि आप प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास में आप देखना भारत बहुत समृद्ध था एकदम। उसके व्यापार बहुत दूर दूर वाली जगहों से होते थे, और इसका एक कारण ये था कि स्थानीय व्यवस्था बहुत मजबूत था। स्थानीय स्तर पर कृषि जो थी वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, बाद में ये जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो लगान की व्यवस्था शुरू की, जो कर व्यवस्था जो शुरू की, उससे गांव का विकास खत्म हुआ। तो गांव का विकास खत्म हुआ तो उन्होंने पहला काम यह कि स्थानीय स्वशासन खत्म कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर थी, और जमींदार वो लोग हुआ करते थे जो शोषण किया करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में विघटन तो हुआ, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर बाद में जब संवैधानिक चीजें निर्मित हुई तो स्थानीय स्वशासन की बात हुई जरूर। स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ नियम कायदे कानून भी बनाए गए, पर वो उतने काफी नहीं थे। कुल मिला के आप ये कहिए कि रिजल्ट यही रहा कि विघटन ही हुआ, और पूरी व्यवस्था जो थी, जो अंग्रेज आए, 200 साल की जो गुलामी रही, लगभग 200 साल की गुलामी, और उस पूरी गुलामी में हमारी स्थानीय व्यवस्था खत्म हो चुका है, हमारा स्थानीय स्वशासन खत्म हो चुका है, स्थानीय स्तर पर जितने उद्योग थे वो खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। महात्मा गांधी जी ने ये सब देखा, फिर उन्होंने देख के ये कहा कि नहीं, पहले गांव का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में 1687 में आते हैं। पहला जो स्थानीय स्वशासन का जो नियम दिखाई देता है वो 1687 में दिखाई देता है। 1687 में एक चार्टर आया, चार्टर 1687। इसके तहत मद्रास में नगर पालिका का गठन किया गया। पहला नगर पालिका बना मद्रास का नगर पालिका, ये याद रखना है। हालांकि ये पंचायत स्तर पर नहीं था, ये नगर पालिका था, लेकिन क्योंकि स्थानीय स्वशासन से संबंधित था इसलिए ये चार्टर आया था 1687 में, और नगर पालिका जो बना वो 1688 में ये नगर पालिका बना। इस समय मद्रास के गवर्नर थे गिफर्ड, और इसको बनाने वाले थे किंग जेम्स द्वितीय। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। 1687 में स्थानीय स्वशासन की एक रूपरेखा बनी, मद्रास नगर पालिका का निर्माण हुआ, मद्रास नगर पालिका बना, चार्टर आया 1687। उस समय थे किंग्स जेम्स द्वितीय, ठीक, जिन्होंने निर्माण करवाया। वहां का जो गवर्नर था वो था गवर्नर गिफर्ड। एक चीज इसमें और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मद्रास का जो प्रथम गवर्नर था वो प्रथम गवर्नर था ये ले। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, 1687 के बाद ये आते हैं हम लोग सीधा 1882। ये है मील का पत्थर, स्थानीय स्वशासन के लिए मील का पत्थर।
ठीक है, माइल स्टोन। अब ये मील का पत्थर क्यों बना? देखिए, इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल आए उन्होंने कंपनी के बारे में सोचा, और ये जो गवर्नर जनरल जब सोचते थे तो ये उनके जो उच्च अधिकारी थे उसके हिसाब से सोचते थे। जब ब्रिटेन में सत्ता बदलता था, यहाँ गवर्नर बदलते थे, और गवर्नर बदलते थे तो फिर उनका जो कार्यक्रम होता था वो अलग होता था। जैसे रिपन के पहले जब आप लीटन को देखेंगे तो लीटन जब था तो उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कोई और था, तो उसके विचार अलग हुआ करते थे। ठीक है, जैसा शासक होता है उसी के हिसाब से जो नौकरशाही होता है वो काम करता है। ये एकदम फैक्ट वाली चीज़ है। हमारे यहाँ भी वही सिस्टम चलता है। नौकरशाही की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था ठीक वैसा होता है जैसा शासक चाहता है। इस समय ब्रिटेन में शासन बदला, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भेजा रिपन को। तो रिपन आए। रिपन ने आने के बाद 1882 में इनका जो कार्यकाल रहा वो 1880 से 1884 तक का कार्यकाल रहा, और ये बड़ा ही अद्भुत कार्यकाल रहा। जब आप रिपन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बंदा था ना, ये बड़ा अच्छा काम किया है। उस समय इसने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई। ऐसे अंग्रेज गवर्नर में बहुत सारे अंग्रेज गवर्नर ऐसे थे जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। ठीक है, जैसे एक नाम बेंटिक का आता है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो चीज़ समझ में आएगा। बेंटिक ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गवर्नर ने अच्छे काम किए या उस पर्टिकुलर गवर्नर ने भी एकदम पूरे अच्छे काम किए। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ कुछ अच्छे काम उन्होंने किए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए। इसके बहुत सारे काम अच्छे रहे हैं, इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे इसको। तो 1880 और 1884 के बीच में उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक नियम बनाया, और ये एक्ट जो आया, ये एक्ट आया था 28 मई 1882 को। ये डेट आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ये एक्ट कब आया? 1882 का जो एक्ट आया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक्ट आया, ये एक्ट कब आया? तो ये एक्ट आया था 28 मई 1882 को। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 1882 वाली जो चीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। भले ही आप मद्रास वाला याद रखो मत रखो, हालांकि मद्रास वाला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, उतना तो आपको करना ही है। उसके अलावा यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सारा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यदि आप करना चाहते हो कहीं से आप और मटेरियल, क्योंकि देखिए व्यापम के एग्जाम है, मैंने पहले ही बताया बहुत डीप में क्वेश्चन होता है। आप चीज़ों को और ढूंढ सकते हो, कहीं से जाके आपको और मटेरियल मिले तो आप ढूंढ लो, नहीं तो इतना सफिशियंट है। इतना पढ़ोगे तो आपको ये होगा कि हाँ क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देगा। 1882 को कहा जाता है मैग्ना कार्ट। एक चीज और देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? एक्ट 1882। ये एक्ट कब आया? 28 मई 1882। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। रिपन का शासनकाल कब रहा? वायसराय नियुक्त हुआ 1880 से 1884, 4 साल का शासनकाल रहा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 1882 के बाद। 1882 के बाद में आया 1907। कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। हाँ, हॉब हाउस के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन गठित हुआ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए। बात होनी थी, तो इसने कोई बहुत अच्छा काम तो किया नहीं, बस गठित हुआ था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम 1919। पहली बार ग्राम पंचायतों का गठन। पहली बार ग्राम पंचायतों का गठन, ये गठन किया गया था 1919 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1919 के संविधान में जो 1919 का जो अधिनियम आया उसमें प्रांतीय विषय की बात की गई थी, और जो हमारा ये जो पंचायत था ये प्रांतीय स्तर में डाला गया, प्रांतीय विषय बनाया गया। ठीक है, आप लोग जब 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कुछ प्रांतीय विषय भी बनाया गया था।
तो आप इसको इतिहास में चाहो तो देख सकते हो, और नहीं भी देखोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, 1919 का फैक्ट ये है कि ग्राम पंचायतों का पहली बार गठन हुआ। इससे पहले जितने एक्ट आए उसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई, उसके लिए ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए होंगे, पर पहली बार ग्राम पंचायत का गठन जो हुआ वो 1919 से हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायत प्रांतीय विषय में रहा। इसके बाद हम देखते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जो था बहुत डिटेल में था, उसमें भी स्थानीय स्वशासन की बातें कही गई थी, पर क्योंकि 1935 का जो अधिनियम रहा वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है, और इसमें भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई, बस ये था कि हाँ प्रांतीय विषय था, उसमें चीज़ें करनी थी। ठीक है, तो ये था ब्रिटिश काल में। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन का जो विकास हुआ वो आधुनिक स्वतंत्रता के बाद कैसा हुआ। स्वतंत्रता के बाद का विकास, स्वतंत्रता के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बैंड तो बजी हुई थी देश की, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए, साथ में संविधान सभा का भी गठन हुआ था। तो मुद्दा ये था कि राष्ट्र का विकास कैसे किया जाए। तो राष्ट्र का विकास करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत जोर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि हमको राष्ट्र का विकास करना है तो इसके लिए हमें गाँवों का विकास करना जरूरी है। महात्मा गांधी जी जो थे वो गाँव के विकास पर काफ़ी प्रतिबद्धित थे, मतलब वो चाहते थे कि गाँव का विकास हो, और इसमें सबसे ज़्यादा उनके प्रबल विरोधी रहे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे कि गांव के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो गांव का विकास हो, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो बस ये चाहते थे कि ऐसी कोई संस्था ना बनाई जाए गांव के लिए जो एक तरफा हो, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, संविधान पूरा उन्होंने बनाया है। तो उनकी जो दूरदर्शिता थी वो ये थी कि सबसे पहले गांव में जो छुआछूत है उसको हटाया जाए। और आप लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 17 आता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत डाला गया, पर वो इस चीज के विरोध में थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऊंच नीच की जो भावना है, जो जाति प्रथा की जो भावना है, जो छुआछूत की जो भावना है, वो काफी हद तक गांव से ही बनती है, और काफी हद तक गांव में वो ऐसा रूप में था, एक हैवानियत भरी रूप में था। छुआछूत की भावना तो इतनी प्रबल थी कि आप जब पढ़ेंगे इतिहास में तो आपको वहाँ पे वर्णन मिलेगा, या अम्बेडकर की जब जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने समृद्ध होने के बावजूद, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनके साथ छुआछूत होता रहा। इसलिए उन्होंने अछूत उद्धार जो था, अछूत उद्धार मतलब वो तो अछूत उद्धार का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चलाया, लेकिन दलितों के लिए वो हमेशा से तत्पर रहे। और संविधान सभा में इस बात पे काफी बहस भी हुआ कि स्थानीय स्वशासन किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें स्थानीय स्वशासन के लिए अनुच्छेद 40, ये नीति निदेशक तत्व, बाद में ये रिजल्ट आया, नीति निदेशक, एक नीति निदेशक तत्व की बात आई, अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्व, और बना दिया गया अनुच्छेद 40, है ना, कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसको शामिल किया गया कि राज्य जो है वो अपने स्तर पर स्थानीय स्वशासन देखेगा। ठीक, एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 246, सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन रहा वो स्थानीय स्वशासन किस तरीके से काम किया, कैसा काम किया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे अभी जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 73 के तहत होता है, 1992। तो अभी हम 1992 में नीचे, अभी हमने देश को आज़ाद कराया अभी। ठीक है, तो मस्त देश आज़ाद हो गया, आप पार्टी कीजिए, संविधान बन गया, अनुच्छेद 40 मिल गया, अनुच्छेद 246 मिल गया है। अनुच्छेद 40 नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को आपको मजबूत करना है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र, राज्य, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का विषय है, जिसमें स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अब
आप लोग चाहें तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, क्योंकि आप जब संविधान पढ़ेंगे तो वो डिटेल में आएगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आप अपने से होमवर्क है आपका, आप चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास रहा स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ, इतिहास से लेके वर्तमान समय तक इसका विकास किस तरीके से हुआ। मेरे ख्याल से इतना मटेरियल विकास और इतिहास से संबंधित है, बहुत है। आप इतना मटेरियल पढ़ते हैं तो इतिहास, जो स्थानीय स्वशासन के इतिहास की जो चीज़ें, उसमें से क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आप चाहो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आपका काम ही है पढ़ना। संघर्ष आप करिए, बिल्कुल परिश्रम कीजिए, चीज़ों को ढूंढिए। जब आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करने के लिए आप एक चींटी के जैसा रवैया रखिए। आपका जो व्यवहार होना चाहिए ना, एक चींटी को देखो, छोटी छोटी मिठाई को भी वो ढूंढ लेता है, हम नहीं देख पाते, लेकिन वो चींटी ढूंढेगा, उसको कलेक्ट करेगा। तो उस तरीके का आपको छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते जाना है। खास तौर पे छोटी चीज़ें, मतलब अब कई लोग ज़्यादा डेढ़ होशियार होते हैं भाई, उनको ये लगता है कि सर ने तो छोटी चीज़ कलेक्ट करने बोला, आउट ऑफ सिलेबस जाके चीज़ों को पढ़ना है। वैसा नहीं, बात समझ में आ रहा है ना आपको? आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, सिलेबस जितना है उतने में से छोटी छोटी चीजें। अब जैसे क्वेश्चन ट्रिगरिंग कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 40 नीति निदेशक सिद्धांत, आर्टिकल 246 संघ राज्य समवर्ती सूची। क्योंकि सिलेबस में संविधान भी है, तो संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय, समवर्ती सूची में कितने विषय है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में जा सकता है, कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है, कौन सा विषय संघ सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय में पंचायत से संबंधित क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए वो कौन कौन से कार्य होते हैं। इसमें आप इस तरीके से चाहो तो आप नेट से जाके ऐसा चीज ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें मैं स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि ये तो हमारा विकास था, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिर स्वतंत्रता के बाद और क्या हुआ। जैसे अभी तक तो हमारा ये था कि चलो संविधान सभा, संविधान बन गया है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसलिए रखा गया था कि गांव का विकास हो, पर वो उतना सफल नहीं हुआ। तो अगली क्लास जो होगी वो हम इस बारे में बात करेंगे कि वो सफल क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कारण रहे, उसके बाद फिर क्या चीजें निर्मित हुई। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंक बाय लिंक क्लास देता रहूं, जिससे आपका लिंक ना टूटे। और आप कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करके रखें, जिससे आपका लिंक ना टूटे। ठीक है, फायदा आपको बहुत होने वाला है। क्लासेस हमारी बहुत सारी आने वाली है, और भी प्रेजेंट डे में, अगले दिनों में हमारी और भी क्लासेस आएंगी। ठीक है, थैंक यू।